ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आज बिजली की वजह से, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी पूरी। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आई विल गिव यू अ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको जो आज का सबक था वो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स गो टू द स्लाइड्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म। जी, तो आपको ये नज़र आ रही होगी स्लाइड। ठीक है, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी थी, ये सब डेरिवेशन देखी थी, और एक सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स का स्पेक्ट्रम देखा था, और ये रेसिप्रोकल स्प्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट देखा था, जो हमें ये बताते हैं कि नैरो पल्सेस का स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है, यानी कि वी नीड मोर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट देम। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई। ठीक है, हमारा यहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था जहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेसिकली ये कहता है सेकेंड, ये अटैच है, अटैच। अच्छा, ये जो है, सॉरी, यहाँ चलेगा। हाँ, तो बेसिकली सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आप किसी टाइम डोमेन फंक्शन v ऑफ t का ट्रांसफॉर्म जानते हैं। ठीक है, एरो डबल साइडेड इसलिए क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो स्मॉल v ऑफ t का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल v ऑफ f है। ठीक है, कुछ किताबों में f की जगह ओमेगा इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई मसला नहीं है। ओमेगा की आपको पता है रिलेशनशिप f के साथ ही होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो अगर v स्मॉल v ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल v ऑफ f है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि आपको एक v ऑफ t नहीं, आपको इस तरह से v ऑफ t को ब्रेकअप करके दिया हुआ है, a1 टाइम्स v1t प्लस a2 टाइम्स v2 ऑफ t। ठीक है, एंड सो फोर्थ, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंडिविजुअल v1t v2t vnt के फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, एंड दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम स्केलर एज इन द टाइम डोमेन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे आप इंटीग्रेशन में कोई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू या कुछ होता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं स्केलर को, इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्केलर को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दिस ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बन जाता है a टाइम्स कैपिटल V1 ऑफ एफ प्लस a2 टाइम्स कैपिटल V2 ऑफ एफ एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ये सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहलाती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज स्केल चेंज। स्केल चेंज बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको पता है स्मॉल v ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल V ऑफ f है, लेकिन कोई आपसे कहता है आपको v ऑफ t नहीं दिया गया है, v ऑफ एल्फा t दिया गया है, वेयर एल्फा इज सम स्केलर। ठीक है, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट इज 1/mod ऑफ एल्फा into capital V of f। ठीक है, V of f is the transform of small v of t। तो अगर आपने t को अल्फा t से रिप्लेस कर दिया तो f की जगह भी f by अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू 0.2 0.3 ले ली। ठीक है, तो हम किसी सिग्नल को अगर टाइम स्केलिंग अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को लेस देन 1 ले लेते हैं, तो सिग्नल जो है आपको पता है, सिग्नल जो है वो स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है? स्लो हो जाता है। ठीक है, सिग्नल स्लो हो जाता है का मतलब क्या हुआ, आपकी अगर कोई पल्स थी तो वो पल्स अब ब्रॉड हो गई। ठीक है, तो अगर आपकी पल्स ब्रॉड हो गई तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसका स्पेक्ट्रम नैरो हो जाएगा। स्पेक्ट्रम नैरो हो जाएगा, ये यहीं से इंडिकेट हो गया। अगर आप एफ टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय 0.2 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/0.2। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्फा की वैल्यू आपने 0.2 ली थी, तो यहाँ पे हो गया v ऑफ 0.2t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल V ऑफ 5f। 5f का मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप का मतलब क्या है, फास्टर हो जाएगा। फास्टर का मतलब
तेजी से अपनी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है? तो ये नैरो होता जाएगा। यही चीज़ हमने पढ़ी है कि जब पल्स टाइम डोमेन में स्ट्रेच होती है तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है? तो और ये चीज़ यहाँ से वेरीफाई भी हो गई, ठीक है? इफ आई पुट अल्फा इज इक्वल टू 0.2 तो यहाँ पे तो 0.2 टी आएगा, ठीक है? यहाँ पे स्लो हो जाएगा टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। फास्ट का मतलब ये है कि इट विल बी कंज्यूमिंग लेस बैंडविड्थ, ठीक है? तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी, तो ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई, ठीक है? तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। Okay, go to the next one, frequency translation। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है v ऑफ t, अगेन जिसका ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं वो है कैपिटल V ऑफ f, और कोई आपसे कहता है कि v ऑफ t के साथ मैं एक ये गैजेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक फेजर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं ये फेजर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म है कैपिटल V ऑफ f, वो बन जाता है कैपिटल V ऑफ f माइनस एफ सी, ठीक है? तो f माइनस एफ सी का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी में इसका स्पेक्ट्रम ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है? दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपने मैट्रिक या इंटर में जरूर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई सिग्नल होता है, आप उसको किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है? यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम 0 के अराउंड सेंटर था, ठीक है? अगर आपने उसे किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी थी एफ सी, दिस इज नॉर्मली अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी स्लाइड होके एफ सी यूनिट इधर चला जाता है, ठीक है? यानी कि जो 0 वाला पॉइंट था वो अब एफ सी पे चला गया, ठीक है? अब स्लाइड होने का मतलब क्या है? स्लाइड होने का मतलब ये है, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास एक फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर भी फेजर्स मौजूद हैं, ठीक है? जो इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, लेट्स कॉल देम दिस माइन ई पावर प्लस जे 2 पाई एन एफ टी, ठीक है? तो इसके अंदर ये सारे जो हार्मोनिक्स हैं इसकी वजह से फेजर्स हैं। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आपके पास एन एफ प्लस एफ सी आ जाएगा, ठीक है? आपको ये पता है कि जब दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो जब इसकी पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ई टू द पावर जे 2 पाई तो अपनी जगह अलग अलग रहेगा, टी अपनी जगह अलग अलग रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी है एन एफ, ठीक है? लेट्स से ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी या कुछ भी था, तो एन एफ नॉट प्लस एफ सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके जो फेजर्स हैं वो फास्ट हो जाएंगे, ठीक है? ओरिजिनल सिग्नल के जो फेजर्स थे, उसके जो कंस्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज थी वो एफ सी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और फास्ट हो जाएंगी। उनकी ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें इतना कंपोनेंट एफ सी का और ऐड हो जाएगा, ठीक है? यही चीज आपको यहाँ पे डिपेक्ट हो रही है, ठीक है? यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इधर मौजूद थी वो प्लस एफ सी से वो भी राइट पे शिफ्ट हो गई, जो फ्रीक्वेंसी इधर मौजूद थी वो भी प्लस एफ सी से, तो ओवरऑल क्या हुआ? इसके फेजर्स स्पीड अप हो गए, और फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ? इसका जो स्पेक्ट्रम है वो एफ सी यूनिट्स शिफ्ट होके इधर आ गया, ठीक है? विच इज नथिंग बट द स्पीडिंग अप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फेजर्स, ठीक है? क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पता है कि जब आप इसको इससे ज़रब देंगे तो आपके पास इवेंचुअल इफेक्ट तो ऐसे ही आएगा, ठीक है? तो ये भी चीज़ है विच इज इंटुइटिवली क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, टाइम डिले, ठीक है? टाइम डिले जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? ये भी बड़ी सिंपल सी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि अगर आपके पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल है, ठीक है? एक सेकेंड, तो यहाँ बना लें, ये आपके पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल है, लेट से कुछ भी है, ये इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जिससे ये बनते हैं, ठीक है? जैसे आर्बिट्रेटली मैंने कुछ बना दिया, ठीक है? इन तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से जो है वो ये सिग्नल बनता है, ठीक है? अब क्या होगा अगर मैं इस सिग्नल को डिले कर दूं, तो क्या होगा? इसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं मुझे उनको भी डिले करना पड़ेगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स तो वही रहेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर कोई डिले आ जाता है टी डी का, तो उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में भी वो डिले रिफ्लेक्ट होना चाहिए सब में टी डी का, विच इज इंटुइटिवली क्लियर।
ठीक है, अगर मैं किसी इमारत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसकी ईंटें भी शिफ्ट हो रही हैं, ज़ाहिर बात है उसी अमाउंट से। ठीक है, तो जो इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, वो भी टीडी अमाउंट से शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी यही बता रही है कि अगर मैंने किसी सिग्नल को टीडी टाइम यूनिट से डिले कर दिया, तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, वो भी टीडी टाइम यूनिट से डिले हो जाएँगे। उसकी डिपिक्शन फेज़र फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर जो फेज़र्स हैं, वो टीडी यूनिट्स डिले हो जाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओरिजिनल सिग्नल था, उसका एक फेज़र ऐसे था, एक फेज़र ऐसे था, एक फेज़र ऐसे था और मैंने उस सिग्नल को डिले कर दिया, तो उसके जो फेज़र्स हैं, ये भी डिले हो जाएँगे। ठीक है? डिले होने का मतलब है कि ये पहले इस पोज़ीशन पे t इज़ इक्वल टू 0 पे मौजूद थे, लेकिन अब t इज़ इक्वल टू 0 पे ये इधर मौजूद हैं। अब ये td टाइम के बाद यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है? आफ्टर टाइम td हैज़ elapsed तब इन फेज़र्स की पोज़ीशन यहाँ पहुँचेगी, ठीक है? तो दिस इज़ आल्सो इंट्यूटिवली क्लियर और उसको डिराइव भी उन्होंने एक आसान तरीके से कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रूफ है वो ये है कि अगर मैंने v ऑफ t माइनस td को ये प्रूव करना है, तो उन्होंने कहा सही है, हम इसको प्रूव करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे व्हिच इज़ tau इज़ इक्वल टू tau माइनस t माइनस td। ठीक है? तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम यूज़ करते हुए जब इसको ड्राइव करेंगे तो ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है? कैसे उन्होंने किया? ठीक है? आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, वो ऐसे निकलता है। ठीक है? कैपिटल V ऑफ f ऐसे निकलता है। तो अब इसके के अंदर उन्होंने क्या किया? यहाँ पे इन्होंने टॉ लाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन कर दी कि टॉ इज़ इक्वल टू टी माइनस टीडी, तो यहाँ पे टॉ आ गया और यहाँ पे टी को जब सब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया टॉ प्लस टीडी। ठीक है? तो वो टॉ प्लस टीडी यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, टॉ पार्ट, टीडी पार्ट, ठीक है? ई को इन्होंने 2 में ब्रेकअप कर दिया, ये वाला पार्ट इन्होंने अंदर ले लिया, टॉ के साथ वाला पार्ट, तो दिस शोज़ के ये वाली प्रॉपर्टी आपकी वैलिड है। ठीक है? इस क्योंकि इस चीज़ को हम देखें तो दिस इज़ जस्ट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ V ऑफ टॉ। ठीक है? तो एक्स्ट्रा जो अब हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, तो दिस प्रूव्स दिस प्रॉपर्टी। ठीक है? ख़ैर बहरहाल मैं प्रॉपर्टीज़ इतना नहीं पूछूँगा क्योंकि ये 2 क्रेडिट आवर का है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लेकिन मेन इसकी जिस्ट आप ये समझ रहे हैं कि सिग्नल को डिले करेंगे तो उसके फेज़र भी डिले हो जाएँगे। ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉड्यूलेशन थ्योरम। ठीक है? मॉड्यूलेशन थ्योरम जो है ये बेसिकली बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी का एक और वर्ड्स में जैसे पुट अप कर दिया इसको, व्हिच वाज़ द फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी बेसिकली यही है कि अगर किसी सिग्नल को आपने किसी कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होता है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एफसी यूनिट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है? तो मुझे इसका स्पेक्ट्रम पता है कैसा होता है। ठीक है? दिस इज़ माय ओरिजिनल सिग्नल और मुझे पता है इसका स्पेक्ट्रम है सिंक फंक्शन। ठीक है? तो अगर मैं इसको किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा ये सिंक फंक्शन एफसी यूनिट्स इधर मूव हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव स्पेक्ट्रम को हम 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है? और कैसे 2 में तोड़ सकते हैं कि जब इसका पॉजिटिव का स्पेक्ट्रम हमने लिया था तो यहाँ पे 8 ओ आती है इसकी पीक। जब इसको शिफ्ट करेंगे तब भी इसकी पीक 8 ओ रहेगी। लेकिन जब इसको 2 में तोड़ेंगे तो वो 8 ओ बाय 2 की 2 पीक्स बन जाएँगी, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव फेजर्स एंड नेगेटिव फेजर्स, ठीक है? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का ही एक और वर्ड्स में पुट अप किया, ठीक है? तो यहाँ पे इसी तरह से पुट अप कर दिया कि कोई सिग्नल v ऑफ t था, तो किसी आपने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया तो उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हमने क्योंकि अब उसको 2 में शिफ्ट कर दिया तो वी हैव अ पॉजिटिव पार्ट एंड वी हैव अ नेगेटिव पार्ट और 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने उसको डबल साइडेड, ठीक है? ये कहलाता है डबल साइडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसकी जगह मैं ये भी बना सकता था, सिंगल साइडेड। ठीक है? लेकिन एक ही बात है, आप सिंगल साइडेड बनाएँ या डबल साइडेड, दे आर बोथ इक्वल। ठीक है? डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि अगर आपको पता है कि स्मॉल v ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है? कभी-कभी इसको ऐसे भी दिखा दिया जाता है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, कर्ली एफ सा बना देते हैं, इज़ इक्वल टू कैपिटल V ऑफ f और अगर कोई आपसे बोले मुझे इसका ट्रांसफॉर्म नहीं, मुझे तो इसका ट्रांसफॉर्म चाहिए, इसके डेरिवेटिव का, आप क्या करें? तो उन्होंने बेसिकली बहुत आसानी से इसको बता दिया कि v ऑफ t को पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ इट्स इनवर्स ऑफ द
फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो उसका इनवर्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो दिस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल V ऑफ f इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द स्मॉल v ऑफ t टाइम डोमेन फंक्शन, और यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस साइड पे भी लेंगे, ठीक है। तो ये d बाई डी टी हम अंदर मूव कर सकते हैं बिकॉज टाइम डोमेन फंक्शन खाली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये वाला गैजेट आ गया। अब इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे, इस पूरे गैजेट का इंटीग्रल लेंगे हम, तो बल्कि इस पूरे का इन्होंने जो है वो इंटीग्रल नहीं लिया, इन्होंने इसको वापस से इस फॉर्म में डिनोट कर दिया, ठीक है, जो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बने, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जब इसका लेते हैं तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा गैजेट आ जाता है जिसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आ सकते हैं, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो चीज़ है वो v ऑफ t ही रहेगी, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जब हम किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म v ऑफ f जानते हैं लेकिन हमने उसके डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म लेना है, तो जो उसका ट्रांसफॉर्म है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ उसको j2πf से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। j2πf से जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो चीज़ है वो मुझे नज़र आ रही है कि सेम ही है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस j2πf। अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं तो बाकी जो मेरे पास चीज़ बचती है इट इज सेम एज द टेकिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ v ऑफ t, ठीक है। और अगर मैं nth डेरिवेटिव लेना चाहूँ v ऑफ t का, उसका ट्रांसफॉर्म, तो j2πf टू द पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को हम अभी देख लेंगे, डोंट वरी टू मच, आपका 2 क्रेडिट आवर वाला है कोर्स, ठीक है बस। और ये स्लाइड्स तो खैर अवेलेबल ही होंगी, अब तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट वन टाइम और देखें कि ये चीज़ें सेंस बना रही हैं कि नहीं। इसी तरह से इंटीग्रेशन द ऑपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि मुझे v ऑफ t नहीं, उसके इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्म चाहिए, सिंपली जो उसका ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं उसको j2πf से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या कर रहे थे आप? j2πf से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? j2πf से डिवाइड कर, ठीक है। और डिफरेंशिएशन जैसे nth डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो खाली एक ही हमारे पास ये, ठीक है। वी कैन लुक एट सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो मैं बुक की जानिब आपको लेके जा रहा हूँ। कैन यू शेयर बुक? बुक आ गई है, ठीक है। तो हम कुछ इसमें से सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो अगली क्लास में हम डिस्कस भी कर लेंगे, कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, ठीक है जनाब। तो फिर हम देखते हैं इसको, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने ऑलरेडी कर ही ली थी, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका ड्राइव हमने क्लास के अंदर किया था, ठीक है। एक सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स का ये जो सिंक फंक्शन के फॉर्म में, ये मैंने आपको क्लास में ड्राइव करके दिखाया, ठीक है। तो ये पहला ट्रांसफॉर्म पेयर हम जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टीज का टेबल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमने अभी अभी करनी है, ठीक है। ये सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वाली हमने नहीं की थी, एक सेकंड, ठीक है। कन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सिंपली ये कहता है कि अगर आप टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये तो हमें पता ही था। लेकिन इसकी ना एक डुअल प्रॉपर्टी भी है कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे कन्वोल्यूशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इसको भी देखें आप, ठीक है। बाकी ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। डुअलिटी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि अगर स्मॉल एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं विच इज कैपिटल एफ ऑफ, यहाँ पे ओमेगा यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ करें ओमेगा करें एक ही बात होती है। अगर आप स्मॉल एफ ऑफ टी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ डब्ल्यू ओमेगा जानते हैं और यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन इधर आ जाए, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ टी का फंक्शन इधर आ जाए, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्मॉल फंक्शन ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल फंक्शन ऑफ एफ, लेकिन उसमें जहाँ पे भी डब्ल्यू आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस,
ठीक है, वहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा और इसको 2 पाई से एक ज़रफ़ दे देंगे। ठीक है, तो ये अभी हम कुछ सवाल करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये टाइम स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी हमने अभी-अभी वेरीफ़ाई की है। ठीक है, इसी तरह से टाइम शिफ्ट की जो प्रॉपर्टी है, वो सिग्नल डिले की जो मैंने बताई थी, वो भी यही है। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम ट्रांसफ़ॉर्मेशन के हिसाब से भी उन्होंने बता दिया कि अगर स्केलिंग और शिफ्टिंग और ये इन्वर्जन सब एक साथ आ जाए, तब आप ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने भी सबसे पहले। ठीक है, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल हम अभी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ठीक है, एक हम सबसे पहला ट्रांसफ़ॉर्म निकाल के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला वाला जो एग्ज़ाम्पल 5.2 में ये कह रहे हैं, 5.1 में हमने सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स का पहले निकाल चुके हैं। तो लेट्स से वी हैव दिस वन, ft इज़ इक्वल टू कैपिटल P कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफ़ॉर्म है, उसको निकालने के लिए हम क्या आसानी कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि ट्रांसफ़ॉर्म ऐसे आता है। ठीक है, इस किताब में एफ ऑफ ओमेगा का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली अ, हम इसी किताब को फ़ॉलो करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ ओमेगा जो है वो इंटीग्रल होता है एफ ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ऊपर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ ओमेगा इज पॉजिटिव इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी एफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये सही है। कम बैक। ठीक है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो हम जब इसको पुट कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, इट वुड हेल्प अस अगर यहाँ पे भी मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लूँ, तो हम यूलर्स आइडेंटिटी के ज़रिए इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दिस प्रॉपर्टी कि cos ऑफ अल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ द यूलर्स रिलेशन, तो हम भी यही रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, ये भी तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी विल हैव 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स जिनको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से कर लें, तो आपने cos ओमेगा नॉट t को जब रिप्लेस करेंगे तो इस तरह से रिप्लेस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस विल बिकम b कैपिटल B बाय 2 ऑफ e रेज़ टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस कैपिटल B बाय 2 ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट। ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब क्या आएगा, एफ टी जो यहाँ पे था, ठीक है, इस एफ टी की जगह पे अब ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, हम इसका निकाल लेते हैं बी कॉस ओमेगा नॉट। ठीक है, और हमने कहा कॉस ओमेगा नॉट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूलर्स आइडेंटिटी है। तो जब हमने इसको इस तरह से ब्रेकअप किया और हम इसका ट्रांसफॉर्म अब निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये और ये जो है ये आपस में जम हो सकते हैं। ठीक है, b बाई टू इज कैन बी थ्रोन आउट। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी माइनस। ठीक है, क्योंकि ये है
ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी b/2 e टू द पावर j t माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी मैं स्पेस बनाने के लिए कुछ पोर्शन इसका रब कर देता हूँ। कर देते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं। सिलेक्ट, ऐसे। ठीक हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, इसको आगे लेके हम चलें तो ठीक है। बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉस फंक्शन का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालना है। ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी का हमने यूलर आइडेंटिटी से उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये आसानी से इंटीग्रेट हो पाए, वरना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता, मुश्किल होती। ठीक है, अभी हो गया b/2। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम एक और अगर प्रॉपर्टी देख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे हम पेंडिंग रख देते हैं। वो जो एक और प्रॉपर्टी है जिससे ये चीज़ आसान हो जाएगी वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, लेट से अगर हम स्पेक्ट्रम इसका निकाल रहे होते हैं, एक इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है टाइम डोमेन के अंदर इट ओनली एग्जिस्ट एट वन टाइम। ठीक है, तो लेट से मेरे पास अगर एक इम्पल्स फंक्शन होता और कोई मुझसे कहता है इसका v ऑफ f निकाले, ठीक है, तो मैं क्या करता, आई वुड हैव गॉन टू द इक्वेशन। ठीक है, v ऑफ f इज इम्पल्स फंक्शन ऑफ t पावर माइनस j ओमेगा t dt माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो एक शिफ्टिंग फंक्शन है। वो शिफ्टिंग फंक्शन ये कहता है कि ये खाली, ठीक है, एक सेकंड, लेट्स गो बैक। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अ, इसका निकालना था अगर हमें, ठीक है, इसका अगर हमें निकालना था, एक सेकंड। ठीक है, लेट्स से अगर हमें एक इम्पल्स फंक्शन का निकालना था, ठीक है, तो इम्पल्स फंक्शन का निकालने के लिए लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक डिलेड इम्पल्स है। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन का भी निकल आएगा लेकिन हम उसकी जनरलाइजेशन लेंगे। लेट्स से इसका निकालना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज द इंटीग्रल फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है इम्पल्स फंक्शन की जो कहलाती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो एक इम्पल्स फंक्शन ड्रॉ किया है मैंने। डिलेड इम्पल्स कैसा होगा, ऐसा होगा, जो कि टी नॉट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा खाली, ये खाली जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज अ डिलेड इम्पल्स।
तो एक जो डिलेड इम्पल्स आपके पास फंक्शन होता है, उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, या कोई भी इम्पल्स फंक्शन होता है, उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद दिस थिंग, तो हर जगह इसका जो, लेट्स से ये कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है, यू हैव एनी कंटिन्यूअस फंक्शन एंड यू आर टेकिंग इट्स प्रोडक्ट विद एन इम्पल्स, खाली इस पॉइंट के ऊपर इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, बाकी हर जगह तो करेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इसको ज़रब दे रहे होंगे हर जगह जीरो से ज़रब दे रहे होंगे एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे ये फंक्शन खाली जब एग्जिस्ट करेगा जब इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड दैट इज व्हेन द टाइम इज इक्वल टू टी नॉट, व्हेन दिस गोज टू 1। ठीक है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है वो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा फॉर दिस टाइम डोमेन फंक्शन, ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। ठीक है, खाली एक पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगा जब टी इज इक्वल टू टी नॉट, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस वक्त इसकी वैल्यू भी यहाँ पे टाइम पे टी नॉट होगी, तो इट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये भी अब आपको पता है कि मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ये भी अब इनवैलिड है, क्योंकि आप हर जगह प्रोडक्ट लेके सम ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट और सम का भी एक ही टर्म बचा है, तो अब ये समेशन भी इनवैलिड हो गई। ठीक है, तो एक ही टर्म है जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, ये आपके पास आ गया कि इफ यू हैव अ डिलेड इम्पल्स लाइक दिस, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, लेट्स राइट इट लाइक दिस, इट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। और अगर मैं कह दूं कि टी नॉट की वैल्यू जीरो कर देते हैं, यानी कि खाली एक इम्पल्स फंक्शन की हम ले रहे हैं ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे भी टी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन। ठीक है, तो हमने ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ड्राइव किया है कि इम्पल्स फंक्शन का, उसी को हम इधर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक डिलेड इम्पल्स है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ये आता है, और अगर हम उस डिले को हटा दें तो वो खाली वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो ये ट्रांसफॉर्म पेयर ड्राइव किया है, ये किताब में जो आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। इधर गए वो टेबल जो एक था, ये यार। ठीक है, तो हमने जो ट्रांसफॉर्म पेयर अभी अभी ड्राइव किया है वो ये वाला किया है। ठीक है, यू कैन सी दिस वन। ठीक है, ये वाला कि अगर एक इम्पल्स फंक्शन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वन है, और अगर एक डिलेड इम्पल्स है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट है, ये हमने ड्राइव किया था। अगर किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जगह आ जाएगा। दिस इज द जेनेरिक फॉर्म। किसी एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे निकाला जाता है, और अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल जो है एफ ऑफ टी गिवन है तो इस तरह से निकाला जाएगा, अगर टाइम डोमेन सिग्नल इस तरह से गिवन है तो इनवर्स के फॉर्म में गिवन है तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली वो टाइम डोमेन फंक्शन को कह रहे हैं कि एफ ऑफ ओमेगा का इनवर्स निकाल लो, ये तो उसका भी ट्रांसफॉर्म वही आएगा एफ ऑफ ओमेगा, जो कि ये। ठीक है, तो हमने ये दो ट्रांसफॉर्म पेयर अभी अभी ड्राइव किए थे, और हम निकाल कौन सा रहे हैं, ये वाला रहे। ठीक है, तो अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला हम निकाल रहे थे, अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें ये पता चल गया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर इम्पल्स फंक्शन का इस फॉर्म में आता है। तो अगर मेरे पास इस तरह का कोई गैजेट वहां पे मौजूद है तो मैं ऐसे करके निकाल लूंगा। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। ठीक है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है जनाब, ठीक है, तो हम अब इन दो ट्रांसफॉर्म पेयर को इस्तेमाल करेंगे, और कॉस का हमें निकालना है। ठीक है, अब मुझे इससे कोई मिलती जुलती चीज इधर नजर आई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नजर आ रही है और यहाँ पे भी, तो वी विल मेक यूज ऑफ दिस गैजेट। ठीक है, और इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है जो कि अभी आपको मैंने बताई थी, दैट वाज द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहे हैं ओमेगा के नहीं है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, या ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हम एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टीज के साथ कंजंक्शन में अप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको निकाल के हम अगर निकालें तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या बनेगा? ये बेसिकली हम इसका निकाल लेते हैं, बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इफ आई एम फाइंडिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, तो नाउ दिस इज माय टाइम डोमेन फंक्शन जिसका मैं निकाल रहा था। किसका निकाल रहा था? इसका निकाल रहा था, ई पावर जे ओमेगा नॉट टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन मेरा जो है ये टाइम डोमेन फंक्शन बन गया। ठीक है, इसको मैं वापस से डिकम्पोज किया। ठीक है, इज एवरीबॉडी फॉलोइंग मी? ठीक है, इसको अब मैं वापस से डिकम्पोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका निकालना जानता हूँ। ठीक है, इसका मैं निकालना जानता हूँ, पावर माइनस जे। ठीक है, तो अब मेरे टाइम डोमेन फंक्शन ये वाले दो बन गए। बाकी का तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रल से ही आता है। ठीक है, तो इसका अब मुझे निकालने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने अभी शॉर्टकट आपको बताया है, ये दो ट्रांसफॉर्म ड्राइव करके। ठीक है, तो अब इससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, मैं इसका ऑलरेडी जानता हूँ। ठीक है, सो आई कैन यूज अ शॉर्टकट। ठीक है, तो इसका मैं ऑलरेडी जो जानता हूँ वो क्या है कि अगर ये चीज होता है टाइम डोमेन फंक्शन और फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में, ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी। ठीक है, मेरे पास ये वाला जो फंक्शन है ये टाइम डोमेन में आ रहा है, नॉट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म पेयर्स कैसे हैं? इस तरह से। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म पेयर इस तरह से। अब आप देखें मेरे पास ये वाला जो फंक्शन है ये तो टाइम डोमेन फंक्शन है जिसका मैं निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये आ रहे फ्रीक्वेंसी डोमेन के कॉलम में। ठीक है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ? मैं डुअलिटी वाली अप्लाई करूँ। ठीक है, डुअलिटी वाली प्रॉपर्टी का है, लेट्स गो बैक टू द बुक। ठीक है, यहाँ पे डुअलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है? जो हमने अभी देखी भी थी, ये। ठीक है, डुअलिटी वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला फंक्शन टाइम डोमेन में आ जाए तो आप कोई मसला नहीं है, टाइम डोमेन वाले फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस्तेमाल करें, बस उमे जहाँ पे ओमेगा आ रहा है उसको आप, जहाँ पे टी आ रहा है आप उसको माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दें और 2 पाई से जरूरत दे दें, तो हम भी यही करेंगे। ठीक है, हम भी इसको 2 पाई से जरूरत दे देंगे। और क्या करेंगे? अब ये वाला फंक्शन क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब इम्पल्स वाला फंक्शन आ जाएगा, और इम्पल्स जो है वो अब ओमेगा के फॉर्म में होगी, टी के फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म पेयर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, बी पाई इंटू दिस, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करें? आ गया बुक, का पेज शेयर।
ठीक है, तो वो टेबल में हम जाके देख लेते हैं, या हमने 5.2 ही किया है ना अभी। ये वाला किया था। ठीक है, तो बिल्कुल ये देख लें, हमारा भी जवाब यही आए। ठीक है, बी बाय दिस सिग्मा इम्पल्स फंक्शन ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस इम्पल्स फंक्शन ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यही वाला हमारा है। ठीक है, तो हमने इन शॉर्ट क्या किया, इसको निकालने की कोशिश की। इसको निकालने की कोशिश के लिए हमने फिर एक शॉर्टकट किया, हमने कहा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो हमने ड्राइव नहीं किया, हमने किया था एक्चुअली इम्पल्स फंक्शन का। उसके नतीजे में हमें पता चला कि इम्पल्स फंक्शन का जो एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में आता है। और यहाँ पे जब हमने देखा तो हमारे पास जो टाइम डोमेन फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में था, तो हमने डुअलिटी प्रॉपर्टी लगा दी कि अगर ये वाली चीज इधर आ जाए तो ये वाली चीज इधर चली जाती है, तो यहाँ पे इम्पल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चली जाएगी, और ये वाला जो फंक्शन है ये टाइम डोमेन में आ गया। ठीक है, तो हमने अब कहा कि ये फंक्शन अगर मेरे पास आ जाए तो मुझे उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, आई विल यूज माई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम हेयर। तो हमने ये बेसिकली ड्राइव करके देख लिया। ठीक है, आई होप यहीं पे मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, आप सिर्फ इसी डेरिवेशन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज के कोर्स में एक प्रॉपर्टीज की हैं, और एक हमने कॉस ओमेगा टी का निकाल के देखा, जिसके अंदर हमने, और मैंने फिलबली किया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था तो अच्छा हुआ, इसके जरिए हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज भी पता चल गई कि हमने एक इम्पल्स फंक्शन का निकालना सीख लिया, और डुअलिटी प्रॉपर्टी देख ली हमने। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल साथ साथ में समझ में आया। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला हम जब क्लास करेंगे तो फिर हम उसके साथ करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।